हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैप्टर वाइज डिस्कशन ऑफ एनटीए अभ्यास क्वेश्चन पेपर्स। और आज जो हम टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन में भी जो हमारा सब टॉपिक है वो है हमारे पास इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। सो जितने भी क्वेश्चन हमारे पास इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से पूछे गए हैं एनटीए अभ्यास में, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बट इट इज नॉट अबाउट गिविंग सोल्यूशंस। ऐसा नहीं है कि मैं आप डिस्कशन करने का मतलब है कि सिर्फ मैं आपको सोल्यूशन बताऊं और अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाऊं। जब मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा तो इन दैट प्रोसेस आई विल ऑल्सो डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड द लॉजिक दैट इन्वॉल्व फॉर डूइंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो आप देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड इट। देखिए ये क्वेश्चन है एनटीए टेस्ट 4 का, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को रीड करोगे तो हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमारे पास है एक सोल्यूशन, ठीक है। एक सोल्यूशन है किसका an प्लस का। कितने मोल्स हैं an प्लस के? 2.68 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ an प्लस। हमारे पास इतने मोल्स पड़े हुए हैं an प्लस के किसी सोल्यूशन में। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि हमें अगर इसको ऑक्सीडाइज करना है, हमें an प्लस को क्या करना है, हमें an प्लस को ऑक्सीडाइज करना है AO3 माइनस में, राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करना पड़ेगा। और जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम ऐड कर रहे हैं वो कितना ऐड कर रहे हैं अपन? 1.61 इंटू 10⁻³ मोल्स ऐड कर रहे हैं। और किसके ऐड कर रहे हैं? 1.61 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ MnO4 माइनस, ठीक है। ये है क्वेश्चन की पूरी थीम। आपसे पूछे कि आप बताइए कि वैल्यू ऑफ n क्या होगा, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन हम कैसे समझेंगे कि क्वेश्चन कहां से आया है, ठीक है। अब देखिए आप लोग कर क्या रहे हो, आप कोई स्पीसीज है हमारे पास an प्लस, आप उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हो AO3 माइनस में, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हो AO3 माइनस में विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसका मतलब an प्लस और हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है MnO4 माइनस, वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? रिएक्शन कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? रिएक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से an प्लस किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है? AO3 माइनस में। किस में? AO3 माइनस में। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इतने मोल्स आपको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, और इतने मोल्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए आपको? इतना मोल चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पढ़ते ही फील आना चाहिए किस तरह के क्वेश्चन बेस्ड होते हैं हमारे पास इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे। किस पे बेस्ड होते हैं हमारे पास? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे। तो अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये आपको मैं लॉजिक बता दूं यहां पे। अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, अगर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की बात करूं तो जब भी दो चीजें रिएक्ट करती हैं, ठीक है, जैसे मेरे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स अ C प्लस डी, ठीक है, A प्लस बी गिव्स अ C प्लस डी। तो हम इस रिएक्शन पे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं? हम ये बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ B, इक्विवेलेंट ऑफ B इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ C इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ D। ये मतलब होता है यार हमारे पास इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का, कि जो भी रिएक्ट कर रहा है और जो भी बन रहा है सबके इक्विवेलेंट्स हमारे पास सेम होंगे। इक्विवेलेंट्स ऑफ A इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ B इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ C इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ D, राइट? अब ये कॉन्सेप्ट आप लगाइए यहां पे। हमारा रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? an प्लस रिएक्ट कर रहा है MnO4 माइनस के साथ। तो इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट्स ऑफ an प्लस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4 माइनस। मैं बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? ठीक है, अगर ये पूरा का पूरा an प्लस के इतने मोल्स को ऑक्सीडाइज कर रहा है AO3 माइनस में, तो जितने इसके इक्विवेलेंट होंगे, सिंस बोथ ऑफ देम आर रिएक्टिंग, तो दोनों के इक्विवेलेंट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? वो हमारे पास सेम होंगे। मतलब इक्विवेलेंट्स ऑफ an प्लस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4 माइनस। दोनों के इक्विवेलेंट्स हमारे पास सेम होंगे। अब देखो हम इक्विवेलेंट ऑफ an प्लस कैसे निकालेंगे और इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस कैसे निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट अपन कैसे निकालते हैं अपन इक्विवेलेंट, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए रिवाइज करा दूं। हम कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो डरने की बात नहीं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, जैसे हम मोल्स निकालते हैं ना, गिवन मास बाय मोलर मास, वैसे हम केमिस्ट्री में इक्विवेलेंट्स भी निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं अपन इक्विवेलेंट्स? इस तरह से निकालते हैं अपन, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, या इसको अपन एन फैक्टर भी बोलते हैं, उसके मोल्स और उस मल्टीप्लाई कर दो उसके वैलेंसी फैक्टर से। या फिर अपन निकालते हैं नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, या फिर अपन निकालते हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं, या तो मोल्स को वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए, या नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करिए, या मोलैरिटी को मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम और वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए, आपके पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। एक और होता है हमारे पास गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास,
ठीक है। तो ये हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प से गाइस हम क्या निकालते हैं, ये है हमारे पास 4 फॉर्मूले जिनकी हेल्प से हम निकालते हैं इक्विवेलेंट्स, राइट। तो अब हमें इनमें से कोई एक फॉर्मूला उठाना है, ठीक है। तो अब कौन सा फॉर्मूला उठाएं, ठीक है। अब देखो हमारे पास इसके मोल्स गिवन है AN प्लस के, कितने मोल्स हमने ऑक्सीडाइज करने हैं, हमें ऑक्सीडाइज करने थे 2.68 मोल इंटू 10⁻⁻3, ये इसके मोल्स हैं। इसका वैलेंसी फैक्टर देखेंगे क्या होगा, इज इक्वल टू इसके कितने मोल्स हमें रिक्वायर्ड थे, इसके मोल्स से रिक्वायर्ड हमें 1.61 इंटू 10⁻⁻3। अब इसका वैलेंसी फैक्टर हमें चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में जो दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं, मेनली जब रिएक्शन होगा तो उनके इक्विवेलेंट्स को आप हमेशा इक्वेट कर दीजिए। सपोज x और y रिएक्ट कर रहे हैं तो आप क्या लिखिए, इक्विवेलेंट ऑफ x इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ y। और आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट किसी रिएक्शन पे भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने लिखा a प्लस बी गिव्स c प्लस डी, तो आप ये बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट्स ऑफ a इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ b इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ c इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ d। आप बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है आपको, ठीक है, आप बोल सकते हो, राइट, ओके। और हम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो हम निकालते हैं मोल्स इनटू बैलेंसी फैक्टर एंड नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या है उसकी बात करूंगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो ये चारों के चारों फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए इक्विवेलेंट्स को निकालने के, ठीक है। अब मैंने इनमें से मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर का फॉर्मूला यूज आप लोगों के साथ कर लिया, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन मिटा रहा हूं, हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ n। व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, वी वांट टू फाइंड आउट गाइस, वी वांट टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ n, ठीक है। अब सारा का सारा जो क्वेश्चन है हमारे पास, दैट क्वेश्चन इज रिवॉल्विंग अराउंड द कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर। हमें किसकी कैलकुलेशन करनी है गाइस, हमें कैलकुलेशन करनी है वैलेंसी फैक्टर की, राइट। सो अब हम वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे अपन वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं यहाँ बता दूं आपको वैलेंसी फैक्टर का कैलकुलेशन, ठीक है। कई तरह के केसेस आते हैं हमारे पास वैलेंसी फैक्टर के। तो थ्रू आउट इस वीडियो में हम डिफरेंट तरह के केस देखेंगे। अभी जिस केस की यहाँ पे जरूरत है उसकी बात करूँ, सबसे पहले हमारे पास ये जो KMnO4 है या फिर MnO4 माइनस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसका यूज हम बहुत ही फ्रीक्वेंटली करते हैं। KMnO4 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास, राइट, KMnO4। अब देखो इसके बारे में आपने को कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी, ये कैसे एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है MnO4 माइनस में। तो होता क्या है कि MnO4 ये जब आप इसको एसिडिक मीडियम में यूज करते हो, जब आप इसको एसिडिक मीडियम में यूज करते हो तो ये चेंज हो जाता है Mn2 प्लस में। और जब आप इसको न्यूट्रल मीडियम में, न्यूट्रल ऐसे लिख दूं यहां पे मैं, न्यूट्रल या फिर स्लाइटली बेसिक, SLIGHTL बाय स्लाइटली बेसिक, जब आप इसको स्लाइटली बेसिक में यूज करते हो तो ये चेंज हो जाता है MnO2 में। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। और अगर आप इसको गाइस, अगर आप इसको MnO4 माइनस, अगर आप इसको अल्केलाइन मीडियम, अल्केलाइन मीन स्ट्रांगली बेसिक, अगर आप इसको अल्केलाइन मीडियम में यूज करते हो तो ये चेंज हो जाता है मेरे पास MnO4 माइनस। किस में चेंज हो जाता है, MnO4 माइनस। तो अब ये चीज अपने को पता होनी चाहिए ऑलरेडी, ये चीज अपने को पता होनी चाहिए MnO4 माइनस के बारे में, ये चीज अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये चीज अपने को पता है, अब इसमें हमने वैलेंसी फैक्टर निकालना है कि एसिडिक मीडियम में इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा। तो लेटर ऑन तो मैं आपको बोल दूंगा कि आप इसको याद भी रख लो, बट कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बात बता दूं। तो वैलेंसी फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, पहले आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, x - 8 इक्वल टू -1। तो क्या है मेरे पास इसका ऑक्सीडेशन नंबर, +7। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है मेरे पास +7 और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। तो जब भी आपने वैलेंसी फैक्टर निकालना है तो हो क्या रहा है, +7 से +2 क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो अगर रिडक्शन के लिए वैलेंसी फैक्टर निकालना है तो आप चेंज निकालिए ऑक्सीडेशन स्टेट का, क्या चेंज है, कितने का चेंज है, 2 - 7 5 का चेंज है। आप हमेशा चेंज को पॉजिटिव ही लिखेंगे, हमें माइनस से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वैलेंसी फैक्टर नेगेटिव नहीं होता है, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, राइट। सो आप पहले चेंज निकालिए, कितने का चेंज आया ऑक्सीडेशन नंबर में, 5 का चेंज। अब देखिए कितने एटम के लिए आया, अब आप इसके लिए निकाल रहे हो वैलेंसी फैक्टर, ना कि Mn2 प्लस के लिए आप इसके लिए निकाल रहे हो। तो यहाँ पे देखिए आप कितने Mn ने +7 से +5 +7 से +2 में गई, कितनी Mn थी यहाँ पे, 1 Mn, तो यहाँ पे 1। तो कितना आ गया वैलेंसी फैक्टर हमारे पास दोस्तों, हमारे पास वैलेंसी फैक्टर आ गया 5। कितना आ गया वैलेंसी फैक्टर आ गया हमारे पास 5। अब आप देखिए न्यूट्रल मीडियम में, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आप देखोगे तो ये आएगा +4, ठीक है, +4। आप बताइए चेंज कितने का आया, 3 का। कितने एटम ने चेंज किया, एक एटम ने, तो उससे मल्टीप्लाई करना आपने, 3 × 1, तो आंसर कितना आ गया, 3।
क्लियर? तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर आ गया 3। अब अगर आपसे अल्किलाइन मीडियम की बात करूं तो देखो यहाँ पे हमारे पास इसमें आएगा ऑक्सीडेशन नंबर +6, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर सबको निकालने आता है। कितने का चेंज आया? 1 का चेंज। कितने एटम ने चेंज किया? 1 एटम ने। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैलेंसी फैक्टर आया 1 × 1, वो कितना आ गया? 1। ठीक है, तो ये है KMnO4 की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए। आप एग्जामिनर आपको ये कभी नहीं देगा, ये आपको याद रखना है कि MnO4 - Mn2+ में चेंज होगा, MnO4 - MnO2 में चेंज होगा, MnO4 - MnO4 2- में चेंज होगा। किसमें? हमारे पास डिफरेंट तरह के मीडियम में। और आप KMnO4 के लिए एक डायरेक्ट ट्रिक याद रख सकते हो, 531। क्या याद रख सकते हो आप लोग? 531। मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर एसिडिक मीडियम में 5 होगा, न्यूट्रल और जो स्लाइटली बेसिक मीडियम है उसमें 3 होगा, और जो इसका एल्केलाइन मीडियम है या स्ट्रांगली बेसिक मीडियम है उसमें 1 होगा। ये बात अपने को याद रखनी है। तो अगर ये बातें आपको KMnO4 के बारे में पता है, ठीक है, और किस तरह से वैलेंसी फैक्टर निकालना है वो भी मैंने आपको बता दिया, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो हमने क्या पूछा था, हमें पूछा है वैल्यू ऑफ n। सबसे पहले हमें चाहिए 2.68, ये इसके मोल्स हैं। अब हमें वैलेंसी फैक्टर चाहिए गाइस किसका? हमें वैलेंसी फैक्टर चाहिए इसका, A का, क्योंकि इसके मोल्स गिवन है ना अपने को। an प्लस कितना है हमारे पास? 2.68 × 10⁻³ हमें वैलेंसी फैक्टर चाहिए A का। कैसे निकालेंगे वैलेंसी फैक्टर? देखो यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? n+। यहां पे कितना होगा? यहां पे होगा यार x - 6 = -1। तो यहां पे आ गया मेरे पास +5। यहां पे क्या आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट? 5। अब देखो मेरे को इसका वैलेंसी फैक्टर निकालना है। किसका वैलेंसी फैक्टर निकालना है? मेरे को इसका वैलेंसी फैक्टर निकालना है। तो हेल्प मी आउट, वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं? कितने का चेंज? यहां पे 5 है, यहां पे n है, क्या चेंज है? 5 - n। क्या चेंज है? 5 - n। और कितने A एटम चेंज कर रहे हैं? एक ही तो है। कितना हो गया? A। तो आ गया मेरे पास इसका वैलेंसी फैक्टर। तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या आ गया दोस्तों मेरे पास? इसका वैलेंसी फैक्टर आ गया मेरे पास 5 - n, सॉरी, राइट। और यहां पे आ गया 1.61 × 10⁻³ इंटू। अब मेरे को चाहिए MnO4- का वैलेंसी फैक्टर। तो अभी तो मैंने क्वेश्चन रिमूव कर दिया, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो मैंने ढंग से बोला था कि इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है एसिडिक मीडियम में। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। और एसिडिक मीडियम में हमें पता है कि KMnO4 किस में चेंज होता है दोस्तों? Mn2+ में। और डायरेक्टली हमें पता है कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 का जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो होता है 5। तो यहां पे लिख दूंगा 5। तो क्या बताओ मेरे को, क्या आप n की वैल्यू निकाल सकते हो? यस, हम निकाल सकते हैं। और अगर आप इसमें वैल्यू निकालोगे 5 - n डिवाइड बाय 5, 1.61 × 10⁻³ डिवाइड बाय 2.68 × 10⁻³, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अगर गाइज आप इसको सॉल्व करोगे, आई नो द आंसर, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे आएगा n = 2। कितना आएगा हमारे पास? इस इधर हमारे पास n आएगा 2, राइट। तो आपने देखा क्वेश्चन ओवरऑल काफी सिंपल था। क्वेश्चन ओवरऑल जो था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे आधारित था, बेस था, बहुत ही सिंपल था, राइट। तो क्या पता होना चाहिए अपने को, जो भी मैंने आपको फंडामेंटल्स बताए। तो जब आप दो चीजों को डाल रहे हैं, दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं, तो आप हमेशा उनके इक्वलेंट्स को एक दूसरे के साथ इक्वेट कर दीजिए। और इक्वलेंट्स निकालने के मैंने आपको 4 फॉर्मूले बताए हैं, उन फॉर्मूलों पे आप अपना फोकस जमाए रखिए। मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू वैलेंसी फैक्टर। ओके, और वैलेंसी फैक्टर मैंने बता दिया आपको कैसे निकालना है। आप देखिए चेंज कितना हुआ उस एटम के ऑक्सीडेशन नंबर में, और कितने एटम्स ने चेंज किया। जैसे यहाँ पे 1 एटम ने, तो उस तरह से अपन वैलेंसी फैक्टर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट के बेसिस पे हम इक्विवेलेंट के क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। और अब हम जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन, सो गाइस नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यू कैन रीड क्वेश्चन हियर। ओके, व्हाट इज क्वेश्चन? सो क्वेश्चन इज, हमारे पास है KOH जिसका रिएक्शन अपन कर रहे हैं H2SO4 के साथ, यही क्वेश्चन है। अब आपको KOH के दे रखे हैं डायरेक्ट इक्विवेलेंट, बोलता है कि 2.56 × 10⁻³ इक्विवेलेंट ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज ये दे रखे हैं मेरे को इक्विवेलेंट्स ऑफ KOH। किसको न्यूट्रलाइज करने के लिए चाहिए? 0.12544 ग्राम ऑफ H2, नॉट X, दिस इज X, ओके, नॉट S, ओके, H2XO4। आपसे पूछ रखा है कि आप बताइए कि व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ X।
एटॉमिक मास बताइए आप x का, ठीक है। तो अब देखो यार, ये क्वेश्चन भी हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, इसको अपन मोल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से इसको दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, आप दो चीजें रिएक्ट करनी है, तो हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है कि इक्विवेलेंट ऑफ KOH इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2XO4, XO4 ये लिखना है, क्योंकि दो रिएक्शन हो रहा है तो इक्विवेलेंट आप इक्वेट कर दीजिए। इसका इक्विवेलेंट आपको गिवन है कितना है 2.56 इंटू 10⁻³ इसका इक्विवेलेंट अपने को निकालना है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला बताया था, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर। आप वैलेंसी फैक्टर से मोल्स को मल्टीप्लाई करिए, आपके पास इक्विवेलेंट्स आएंगे। फिर हम नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम से निकाल सकते हैं, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंसी फैक्टर से निकाल सकते हैं, या गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास इससे निकाल सकते हैं। तो ये है हमारे पास इक्विवेलेंट्स निकालने के तरीके। तो अब आप देखिए क्या कैसे निकालूं मैं, सिंस मास इज गिवन टू मी सो आई कैन कैलकुलेट मोलर मास। व्हाट इज मोलर मास, हाइड्रोजन का 2, x का मान लिया x और निकालना भी वही है, ठीक है, प्लस 4 ऑक्सीजन मीन्स 64, राइट। तो ये आगे मोल्स। अब इसका चाहिए मेरे को वैलेंसी फैक्टर, किसका, H2XO4 का। तो अब कैसे निकालेंगे वैलेंसी फैक्टर, तो पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि कोई स्पीसीज का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो आप कैसे वैलेंसी फैक्टर निकालोगे, चेंज देखोगे और जितनी आइटम्स जा रही हैं उस चेंज के लिए उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। बट गाइस आपको एक और बात बता दूं कि आप डायरेक्टली लिख सकते हो वैलेंसी फैक्टर फॉर एसिड्स, सिंस इट्स अ एसिड it is acid H2XO4, so valency factor for acids is equal to number of H plus given, नंबर ऑफ H प्लस गिवन। कैसे निकालते हैं अपन वैलेंसी फैक्टर, हम देखते हैं कि कितने H प्लस वो पर्टिकुलर एसिड अपने को दे सकता है, राइट। जैसे अपन बात करें HCl की 1, H2SO4 की गाइस तो ये होगा 2, HNO3 की बात करें तो ये कितना होगा हमारे पास 1। तो इस तरह से अपन एसिड्स के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। एक और थोड़ा बहुत एक्सेप्शंस भी हमारे पास, जैसे बात करूं H3PO4 की, फॉस्फोरिक एसिड, तो इसका आता है 3, राइट। सो अगर बात करूं H3PO3 की, इसका आता है 2, और अगर बात करूं H3PO2 की, इसका आता है 1, राइट, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी एक्सेप्शन भी, अब क्यों आता है, तो आप लोगों ने पी ब्लॉक में शायद ये चीज़ कर रखी होगी। ये है हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉस्फोरिक एसिड। सो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होती हैं वही हमारे पास रिप्लेसेबल होती हैं। तो कितने हाइड्रोजन दे सकता है, 3 हाइड्रोजन। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होगी, एक हाइड्रोजन हमारे पास डायरेक्टली फॉस्फोरस से अटैच होगी। सो फॉस्फोरस और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो ये एज अ H प्लस यहाँ से फ्री नहीं हो सकता है। तो इसका बेसिसिटी है और इसका N फैक्टर है और वैलेंसी फैक्टर है 2। और अगर रिमेनिंग की बात करूँ तो इसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होगी, तो सिर्फ ये हमें एक ही हाइड्रोजन दे सकता है, तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर है वो है 1, ठीक है। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं। एक और है हमारे पास इंपॉर्टेंट एसिड, जैसे जिसको अपन बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। इसको अपन इस तरह से लिखते हैं H2C2O4, तो इसका वैलेंसी फैक्टर होता है मेरे पास 2। तो ये होता है हमारे पास वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड। तो अगर एसिड दे रखा है तो आप देखिए कितने H प्लस वो दे सकता है। तो आप देखिए यहाँ पे, अब मेरे को यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर चाहिए, इसका मोल्स मैंने लिख लिए, इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 2, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन दे सकता है। और वहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इट इज अ डाई बेसिक। देख सकते हैं आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है डाई बेसिक, 2 दे सकता है, इसका इन फैक्टर 2 है, वैलेंसी फैक्टर 2 है। तो गाइज अगर यहाँ से आप लोग सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 32, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर आप तो पागल हो, आप क्यों सॉल्व कर रहे हो, ये तो H2SO4 ही होगा, तो सल्फर है तो 32 ही होगा, ठीक है। कुछ का दिमाग इस तरह से भी चलता है, कुछ है हमारे पास, कुछ जनता होती है ऐसी, वो ऐसा भी सोचती है, ठीक है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यार H2SO4 ही होगा, ठीक है। कुछ और तरह का भी एसिड हमारे पास हो सकता था, राइट। सो इसको इस तरह से निकालना ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। अगर आपने तुक्का लगाना है तो लगा दीजिए, बट जो करेक्ट अप्रोच है, मेरा काम है वो बताना, तो वो है हमारे पास 32, ठीक है। तो अगेन आप देखिए, आप 2 चीज़ों को मिक्स कर रहे हो, तो आपको करना क्या है, अल्टीमेटली आपको ये करना है कि आप इक्विवेलेंट्स को क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए, आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। तो कंक्लूड कर दूँ, 2 बातें बता चुका हूँ वैलेंस फैक्टर की, अगर कोई स्पीसीज में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा तो कैसे कैलकुलेट करना है। दूसरी बात, अगर कोई चीज़ एसिड है तो उसके लिए वैलेंसी फैक्टर होगा कि कितने H प्लस वो दे सकता है। सिमिलरली अगर मैं बेसिस की बात करूँ तो बेस के लिए होगा नंबर ऑफ OH माइनस गिवन, कितने वो OH माइनस हमारे पास दे सकता है, नंबर ऑफ OH माइनस गिवन। तो एज सच तो बेस में कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। यही 3 एसिड्स हैं जो अपने को थोड़े से दिमाग में लेके चलना है, ठीक है गाइस। बात समझ आ गई सबको, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट। So now guys, I'm discussing question number 3. So you can see the question number 3 on the screen. I'm reading it for you.
जैसा कि आप देख सकते हो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। इसमें अपन को काफ़ी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आपको सीखने को मिलेंगी। तो क्या है हमारे लिए क्वेश्चन, देखिए हमें बोल रहा है कि 1 मोल इक्विमोलर मिक्सचर, हमारे पास 1 मोल मिक्सचर है किसका, Fe2C2O4 थ्राइस प्लस FeC2O4 का, ठीक है। 1 मोल कैसा मिक्सचर है मेरे पास, ये है मेरे पास इक्विमोलर मिक्सचर। कैसा गाइस, इक्विमोलर मिक्सचर। इक्विमोलर मिक्सचर मतलब टोटल 1 मोल है, तो अगर इक्विमोल होगा तो इसके फिर अपने पास कितने मोल्स होंगे, 0.5 मोल्स। डू यू एग्री? और इसके कितने मोल्स होंगे मेरे पास, इसके भी मेरे पास होंगे 0.5 मोल्स। ओके, ये है मिक्सचर। अब इसका क्या कर रहे हैं अपन, रिक्वायर्ड, ये जो मिक्सचर है वर्सेस इसका रिएक्शन कर रहे हैं अपन KMnO4 के साथ। बोलता है कि इसके कंप्लीट रिएक्शन के लिए हमें x मोल KMnO4 चाहिए। कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो अब देखो ये क्वेश्चन भी हमारे पास किसका है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का। अब ये पूरा का पूरा मिक्सचर को अगर आपको इसका रिएक्शन करना है KMnO4 से, हमें x मोल चाहिए। तो देखो अब अपने को क्या करना है, अपने को इक्विवेलेंट को कंपेयर करना है। अब हम लिखेंगे कि इक्विवेलेंट ऑफ Fe2C2O4 थ्राइस प्लस इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। क्यों लिखा मैंने ऐसा, ये इक्वेशन सबको समझ आई क्यों लिखी मैंने, क्योंकि हम चाहते हैं कि इतना अपन KMnO4 डालें कि वो सारा का सारा इस मिक्सचर के साथ रिएक्ट कर जाए। इसका मतलब जो इक्विवेलेंट होंगे KMnO4 के, दैट मस्ट बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट ऑफ दिस प्लस दिस। इंपॉर्टेंट है फर्स्ट इक्वेशन, ये पता होनी चाहिए आपको, मतलब समझ आना चाहिए आपको, ठीक है। अब आपने बोला ठीक है इक्विवेलेंट कैसे निकालें, सिंस वी नो मोल्स, तो अपन मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, जो कि मैंने आपको सिखाया था, वैलेंसी फैक्टर 1, और लेट्स से मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर 2। अब इसके कैसे निकालें, इसके मोल्स निकालने हैं तो वो x है, इनटू इसका वैलेंसी फैक्टर बताया था 531, एसिडिक मीडियम में 5। अब क्वेश्चन आते हैं कि यार इसमें वैलेंसी फैक्टर अपन कैसे कैसे निकालें। दो कंपाउंड है हमारे पास Fe2C2O4 थ्राइस और FeC2O4, यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालें। तो यहाँ पे आप वैलेंसी फैक्टर तभी निकाल सकते हो जब आपको ये जो मैं यहाँ पे कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आपको ये बात पता है तभी आप वैलेंसी फैक्टर निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो यार ये जो KMnO4 है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके एसिडिक मीडियम में कुछ रिएक्शन है जो अपने को पता होने चाहिए, NCERT की डी ब्लॉक में गिवन है कि ये फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करता है, ग्रीन टू येलो, राइट। आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। नाइट्राइट आयन को किस में कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट में। ऑक्सलेट आयन को C2O4 माइनस को कन्वर्ट करता है CO2 में, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। H2S को हाइड्रोजन सल्फाइड को कन्वर्ट करता है सल्फर में, ठीक है। और भी है मेरे पास थोड़े बहुत। SN2+ को कन्वर्ट करता है SN4+ में, ठीक है। थायोनेट आयन जैसे मेरे पास है S2O3 इसको कन्वर्ट करता है टेट्राथायोनेट में S4O6 ओके गाइस, अंडरस्टूड, ओके। और क्यूप्रस Cu+ को कन्वर्ट करता है Cu2+ में, क्यूप्रस को कन्वर्ट कर देता है क्यूप्रिक में, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शंस है KMnO4 के, किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। किस मीडियम में दोस्तों, हमारे पास है एसिडिक मीडियम में, जो अपने को पता होना चाहिए रिडॉक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। NCERT डी ब्लॉक में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास हमें वैलेंसी फैक्टर चाहिए किसका, हमें वैलेंसी फैक्टर चाहिए Fe2C2O4 थ्राइस का। अब कैसे अपन सॉल्व करें, तो देखो यहाँ पे पहले आप आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये होगा +3 और यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा C2O4 अब आप बोलोगे क्यों, देखो C2O4 पे तो टोटल चार्ज है माइनस, तो टोटल -2 है, टोटल है -6, तो फिर +6 करने के लिए एक आयरन +3 में होना चाहिए, यस और नो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो दैट इज वाई +3 और C2O4। अब देखो जब ये KMnO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो Fe3+ को तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज वो ऑलरेडी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में पड़ा हुआ है। बट C2O4 सिंस इट इज ऑक्सलेट किस में चेंज हो जाएगा, CO2 में, ठीक है। अब इसका वैलेंसी फैक्टर अपने को चाहिए कंपाउंड का, तो मतलब जो वैलेंसी फैक्टर हमारे पास C2O4 का होगा वही हमारे पास इस पूरे कंपाउंड का होगा, ठीक है। बट आप ध्यान देना यहाँ पे हमारे पास है, ऐसे लिख देता हूँ मैं 2 और 3,
ठीक है, क्योंकि आप गलती कर सकते हो थोड़ी सी, राइट, डन, ओके। अब सुनना, अब यहाँ पे, अब मेरे को यहाँ पे अगर मैं कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछूं तो वो है +4। क्या आप लोग यहाँ निकाल सकते हो? देखो इसका कुछ नहीं लेना देना ऑक्सीडेशन नंबर, आप सीधा लिखिए 2x - 8 = -2, आपके पास आएगा x = +3। कितना आ गया आपके पास? +3 आ गया, +3। क्लियर हुआ सबको? ठीक है। अब देखो चेंज कितने का आ रहा है? चेंज आ रहा है 1 का, चेंज आ रहा है 1 का, ठीक है, 1 का चेंज आया। बताओ यहाँ कितने एटम्स पे, कितने एटम पर एटम चेंज देखना है आपने। कितने एटम है हमारे पास यहाँ पे कार्बन के? 6 हैं। इस कंपाउंड में 6 एटम है कार्बन के। सर ये तो 2 ही दिख रहे हैं मेरे को। अरे 3 भी तो है, मल्टीप्लाई भी तो करो ना उसको। तो कितने मेरे पास? 6। देखो एक का वैलेंसी फैक्टर आ गया 6, ठीक है, इस कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर आ गया 6। तो आपने बोला ठीक है, मोल्स अपने को पता है 0.5 × 6 कर देंगे। अब आओ आप दूसरे कंपाउंड पे। दूसरा कंपाउंड क्या है मेरे पास? दूसरा कंपाउंड है यार FeC2O4। तो अब देखो ये कैसे चेंज होगा। पहले इसमें Fe2+ है और है मेरे पास C2O4 2-, ठीक है। सोचिए अब Fe2+ है तो अगर KMnO4 के साथ रिएक्ट करेगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा 3+ में, क्योंकि +2 फेरस से क्या बनाता है? फेरिक। ग्रीन होता है फेरस और येलो होता है फेरिक, ओके। और C2O4 2- को किस में कन्वर्ट कर देगा? CO2 में। अब देखो ये चेंज हो रहा है, इसके लिए बैलेंसी फैक्टर क्या आएगा? 1। देख सकते हो क्या सब लोग? चेंज हो रहा है, कितने एटम आयरन के कंपाउंड में? 1। यहाँ पे ऑलरेडी किया है, +4 है, +3 है। कितने का चेंज है? 1 का चेंज। कितने एटम है अब कार्बन के इस कंपाउंड में? 2। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर है 2। अब सुनना बिल्कुल ध्यान से, ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, कि अगर एक ही कंपाउंड में, जैसे आप देख सकते हैं एक ही कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स और अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, आयरन भी ऑक्सीडाइज कर रहा है, कार्बन भी ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो फिर जब हम इसका नेट वैलेंसी फैक्टर लिखते हैं, नेट वैलेंसी, तो हम लिखते हैं एल्जेब्रिक सम। मतलब आयरन के लिए 1 आया और कार्बन के रिस्पेक्ट में 2 आया, तो वैलेंसी फैक्टर आएगा 3। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें मोर देन 1 एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन हो रहा है सबका, तो फिर आप सारे के सारे वैलेंसी फैक्टर्स को क्या कर दीजिए? आप सारे के सारे वैलेंसी फैक्टर को ऐड कर दीजिए, आपके पास नेट वैलेंसी फैक्टर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट रिडक्शन जा रहे हैं, फिर भी आप ऐड कर दो। बट ऐसा नहीं करेंगे, कुछ एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, कुछ रिड्यूस हो रहे हैं, तो फिर नहीं अपन एल्जेब्रिक सम करेंगे, वो अपन देखेंगे अगर आएगा कुछ ऐसा केस, ठीक है। तो फिर अपन देखते हैं कुछ एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, कुछ रिड्यूस हो रहे हैं, तो जो ऑक्सीडेशन के लिए होता है या तो रिडक्शन के लिए होता है वही नेट वैलेंसी फैक्टर होता है, उसकी देखेंगे अपन, डिस्कस करेंगे उसको। बट ये कंसेप्ट क्लियर है, ये क्वेश्चन ज़्यादा बच्चों से नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे अपने पास वैलेंसी फैक्टर आ गया 3, बस क्वेश्चन सॉल्व। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोल्स हैं अपने पास 0.5, यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर है 6 प्लस यहाँ पे है हमारे पास मोल्स 0.5, यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर आ गया हमारे पास 3 = x × 5, यही चाहिए था अपने को। तो ये आ गया 3, ये आ गया 1.5, ये आ गया 5x, ठीक है। तो यार ये कितना आ गया अपने पास? ये आ गया मेरे पास 4.5 और ये आ गया मेरे पास 5x। तो यहाँ से, ठीक है, आई होप कि आपको लोगों को दिख रहा है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 0.9। तो अगर आप 1 मोल इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ Fe2C2O थ्राइस और FeC2O4 को कंप्लीट रिएक्शन चाहते हैं KMnO4 के साथ, तो आपको कितने मोल्स चाहिए KMnO4 के? आपको चाहिए 0.9। कितने मोल्स चाहिए आपको गाइस? आपको चाहिए 0.9। सो दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन फ्रॉम रेडॉक्स एंड आई होप कि मैंने जिस पॉइंट पे फोकस, जिस कॉन्सेप्ट पे फोकस किया वो क्लियर है आपको। वैलेंसी फैक्टर फॉर दीज काइंड ऑफ कंपाउंड्स, जिसमें all the elements are either undergoing oxidation or reduction, then we have to do the algebraic sum. क्या करेंगे अपन? algebraic sum। तो वही। Now guys, come to question number 4. So as you can see question number 4 on your screen. So question number 4 भी जो हमने question number 3 डिस्कस किया उससे काफ़ी मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है। बट यहाँ पे जो हमारे पास KMnO4 की जगह अपन किसको इंट्रोड्यूस कर दिया? K2Cr2O7 को। तो K2Cr2O7 के बारे में भी आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कुछ, बट सबसे पहले अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आंसर, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं अपन? देखिए 5 मोल्स ऑफ Fe2, इसके हमारे पास है 5 मोल, 5 मोल्स ऑफ Fe2C2O4 थ्राइस, ठीक है, इज ऑक्सीडाइज, मतलब इसका रिएक्शन अपन कर रहे हैं किसके साथ? K2Cr2O7 के x मोल्स के साथ। और आपसे पूछा है कि एसिडिक मीडियम में काम चल रहा है, ठीक है, एसिडिक मीडियम में, और आपसे पूछा है कि हमें कितना फॉर कंप्लीट रिएक्शन वैल्यू ऑफ x। तो आप लोग समझ गए कि मतलब करना क्या है, थीम क्या है क्वेश्चन का? इक्वलेंट ऑफ Fe2C2O4 थ्राइस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7, करना यही है,
ठीक है। अब कैसे निकालें अपन इक्विवेलेंट्स, तो सर मोल दे रखे हैं, तो मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर और इसके भी मोल्स इंटू इसका भी वैलेंसी फैक्टर। अब बात आती है सारी की सारी वैलेंसी फैक्टर्स पे, ठीक है। तो अब आपको K2Cr2O7 के बारे में बता दूं थोड़ा सा। ये भी हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट इट ओनली वर्क्स इन एसिडिक मीडियम। किस में काम करता है? सिर्फ ये एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। बट KMnO4 एसिडिक में करता है, बेसिक में करता है, न्यूट्रल में करता है। ये एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। और एसिडिक मीडियम में इसका ये वाला रिएक्शन अपने को पता होना चाहिए, Cr2O7 विल चेंजेस टू Cr3+। ये रिएक्शन होता है इसका एसिडिक मीडियम में, ओवरऑल रिएक्शन मतलब मेन रिएक्शन, ठीक है। अब इसका वैलेंसी फैक्टर चाहिए अपने को एसिडिक मीडियम में, तो हमने KMnO4 के लिए तो याद कर लिया, मैंने आपको लॉजिकली बताया था। बट देखो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे अगर आप इसका देखेंगे तो इसका आएगा +6 ऑक्सीडेशन नंबर, 2x - 14 - 2 +6। कितने का चेंज आ रहा है दोस्तों? 3 का। पर कितने एटम? 2 एटम है क्रोमियम के। तो वैलेंसी फैक्टर इसके लिए Cr2O7 के लिए कितना हो गया? 6। तो आप याद भी कर सकते हो, वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 6 इन एसिडिक मीडियम। और सिर्फ अपन इसको एसिडिक मीडियम में ही एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, ओके। ना तो बेसिक में करते हैं ना तो न्यूट्रल में करते हैं। क्यों नहीं करते हैं उसका रीजन अलग है, वो बाद में देखेंगे अपन, अगर इस तरह का क्वेश्चन अपने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गई K2Cr2O7 की बात। तो आपने बोला कि सर कोई बात नहीं, 5 इंटू वैलेंसी फैक्टर प्लस x इंटू 6। अब बात आती है कि इसका वैलेंसी फैक्टर, तो जैसे जो रिएक्शन मैंने आपको KMnO4 के बताए थे एसिडिक में, सेम रिएक्शन इसके भी हैं बेसिकली। ये भी Fe2+ को Fe3+ में कन्वर्ट करता है, C2O4 को CO2 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। SN2+ को SN4+ में कन्वर्ट करता है, नाइट्राइट को NO2- को NO3- में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और जितने मैंने आपको रिएक्शंस ऑलरेडी बताए हैं, जैसे S2O32- को कन्वर्ट करता है S4O62- में, ठीक है। H2S आयोडाइड को कन्वर्ट करता है आयोडीन में एसिडिक मीडियम में, H2S को कन्वर्ट करता है सल्फर में। तो ये इसके मेन रिएक्शन है जो मैंने आपको KMnO4 के बताए, वही इसके भी रिएक्शन है हमारे पास K2Cr2O7 के। तो आपने बोला ठीक है। अब देखो आपके पास है स्पीसीज Fe2C2O4 थ्राइस। थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। पहले आप देखिए कि इसमें आयरन की स्टेज में है मेरे पास, इसमें है +3 में, और ये है C2O4 पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीलेट पे -2 चार्ज, टोटल +6 तो +6 के लिए आयरन को +3 में होना जरूरी है। देखो +3 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी हायर ऑक्सीडेशन नंबर में, बट C2O4- चेंज होगा CO2 में। यहाँ पे +4 यहाँ पे +3 बताया था। कितने का चेंज आ रहा है? वैलेंसी फैक्टर निकालना अपने को 1 का चेंज। बट अब मैं एटम्स देखने की कितने कार्बन के लिए चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे 2 मत लिख देना, आपको यहाँ पे देखने हैं कार्बन, क्योंकि आप इसके लिए वैलेंसी फैक्टर निकाल रहे हो, ठीक है। कितने कार्बन है? 6। तो हमारे पास कितना आ गया? 6, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वैलेंसी फैक्टर आ गया 6। तो आ गया आंसर हमारे पास 5 × 6 × x × 6। आंसर आ गया दोस्तों x = 5 मोल्स, ठीक है। मेरे को लगता है कि 1 मिनट से ज़्यादा का क्वेश्चन है ये। अगर आप लोगों को इसका जो मेथड है, इसका जो हमारे पास मेथड है, अगर आप लोगों को पता है तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा गाइस, हमारे पास इसका आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है, 5 मोल्स। कितना आंसर आ गया इसका? हमारे पास 5 मोल्स। तो आई होप यू गाइज आर गेटिंग कंफर्टेबल एंड यू आर गेटिंग वैल्यू आउट ऑफ दिस वीडियो, राइट। सो वी हैव डिस्कस 4 क्वेश्चन। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब गाइस आप देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बोलता है सेलेक्ट द नेचर ऑफ रिडॉक्स चेंज इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो आई डोंट थिंक कि किसी का भी ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए। अगर ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास फाइनल पेपर में आए तो क्या है हमारे पास, देखिए हमारे पास ये है क्वेश्चन, ठीक है। Cl2 आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, Cl2 ClO- प्लस Cl-। आपसे पूछे किस तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है ये, ठीक है। तो पहले यहाँ पे 0 है ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का, ठीक है। यहाँ पे क्या है? x - 2 = -1, तो यहाँ पे है x = +1 और यहाँ पे है -1। जितना चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर है। तो यहाँ पे क्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन, 0 to -1 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन। तो यहाँ पे सेम एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन / सेम एलिमेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन /
रिडक्शन। आपके पास यहाँ पे सेम एलिमेंट का ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, आपके पास सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। इस तरह का रिडॉक्स तो है, इस तरह के रिडॉक्स रिएक्शन को अपन बोलते हैं गाइस डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं अपन? डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आंसर आ गया हमारे पास क्या? ए। अब देखो कैसे पढ़ना होता है इन पेपर से। अब देखो आपको कुछ और ऑप्शंस भी हैं, इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं। रिडॉक्स, इंटर और इंट्रा, ठीक है। अब क्या फर्क है मेरे पास इंटर और इंट्रा में, ठीक है। अब देखना बिल्कुल ध्यान से, है ना। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया KClO3 कन्वर्ट टू KCl प्लस O2, बैलेंसिंग को गोली मारो, लिख दिया, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे ये है +1 में, ये होगा +5 में, ये होगा -2 में, ये +1 में, ये -1 में, ये 0 में। आई होप आप सबको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, राइट। अब देखो Cl में क्या हो रहा है, +5 से जा रहा है -1 रिडक्शन, और ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, -2 से जा रहा है 0 में ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो है तो रिडॉक्स, बट मेरा क्वेश्चन है क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है क्या? डिस्प्रपोर्शनेशन में भाई साहब क्या जाता है, सेम एलिमेंट। यहाँ पे तो क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो डिफरेंट एलिमेंट है ना। बट यहाँ देखो आप लोग, ये जो दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, दे बिलोंग टू सेम कंपाउंड, KClO3 के ही है ना, सेम। सो दिस काइंड ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड इंट्रा, जहां पे द एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू सेम कंपाउंड undergoes oxidation and reduction. Element that they belong to same compound undergo oxidation and reduction. Those kind of redox reactions are called intra. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। अब इंटर तो अपने लिए काफी कॉमन है गाइस। जैसे इंटर की बात करूं मैं, जैसे MnO4 माइनस का रिएक्शन कर दूं Fe2 प्लस के साथ, और ये कन्वर्ट हो रहा है Fe3 प्लस Mn2 प्लस में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे था ये +7, बता दूं तो +7 से किस में चेंज हुआ, +2। मैंगनीज का क्या हुआ, रिडक्शन। आयरन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो हो रहा है, रिडॉक्स है। अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो, क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन है? नहीं सर, डिस्प्रपोर्शनेशन में तो सर सेम एलिमेंट का होता है। अब यहाँ पे मैंगनीज का रिडक्शन हो रहा है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या ये सेम कंपाउंड को बिलोंग करते हैं क्या आयरन और मैंगनीज किसी सेम कंपाउंड का पार्ट है? नहीं भैया, MnO4 माइनस एक अलग कंपाउंड है, Fe2 प्लस अलग है। अगर मैं लिखूं MnO4 माइनस का मतलब KMnO4 है, और Fe2 प्लस का मतलब FeSO4, so they belong to two different compounds. So this kind of reaction is called, guys, what? This kind of reaction is called inter. इसको अपन बोलते हैं इंटर, ठीक है। तो इस तरह का रिएक्शन इंटर और इस तरह का रिएक्शन इंट्रा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और ये कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट हो सकता है, डायरेक्ट रिपीट हो सकता है। इंस्टेड ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन, इंट्रा और इंटर में आप लोग कंफ्यूज हो सकता है कि मैक्सिमम बच्चे जानते हो डिस्प्रपोर्शनेशन, बट इंटर और इंट्रा उनको कंफ्यूज कर सकता है, राइट गाइस। तो ये था हमारे पास हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देखते रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। So guys, now look at the next question. So next question is also very easy question, and so many times this question has been repeated. So question क्या है हमारे पास, which of the following act as an oxidizing as well as reducing agent? यही क्वेश्चन है ना हमारे पास कि कौन किसकी तरह, दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है। जैसे गाइस मैं आपसे बात करूं, जैसे मेरे पास HNO3 है, ठीक है। तो यार जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है मेरे पास +5। कैसे निकालते हैं? P ब्लॉक के लिए सिंपल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो आप, नाइट्रोजन के पास 5 है तो 5, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -8 + 5, -8 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो होता है मेरे पास -3। ये है मेरे पास नाइट्रोजन की कहानी। तो अब देखो यहाँ पे ये +5 में है, अगर ये +5 में है, आप देख सकते हो कैलकुलेट करके, तो ये सिर्फ नीचे आ सकता है ना, इसमें डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है ना। ये खुद को क्या कर सकता है, खुद का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर सकता है, मतलब खुद का रिडक्शन कर सकता है। तो रिडक्शन कर सकता है तो इट कैन ओनली एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है? ये सिर्फ अगर खुद का रिडक्शन कर सकता है तो इट कैन ओनली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। किसकी तरह बिहेव कर सकता है गाइस? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ठीक है। तो अगर किसी कंपाउंड में एलिमेंट उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही बन सकता है, क्योंकि उसका रिडक्शन ही पॉसिबल है, ठीक है। जैसे KMnO4 है मेरे पास, है ना, तो मैंगनीज का आपको पता होगा +7 होता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये डिक्रीज ही कर सकता है, मतलब खुद को रिड्यूस कर सकता है, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। तो इट कैन ओनली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली इसका भाई है हमारे पास K2Cr2O7,
यहाँ पे ये +6 है, ये क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, इट कैन ओनली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देयर इज नो रीजन फॉर इट टू एक्ट एज रिड्यूसिंग, क्योंकि रिड्यूसिंग के लिए इसको खुद को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा और इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो आपने बोला ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की, ठीक है, ठीक है। अब सोचो, उल्टी स्टोरी सोचो कि हमारे पास कोई मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट होगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में, तो फिर आप उसका रिडक्शन नहीं कर सकते हो। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, ओनली ऑक्सीडेशन पॉसिबल, ओनली ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या है पॉसिबल है, ओनली ऑक्सीडेशन। आप सिर्फ उसका ऑक्सीडेशन ही कर सकते हो। तो अगर इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन होगा तो फिर वो सिर्फ किसकी तरह बिहेव कर सकता है मेरे पास, वो मेरे पास बिहेव कर सकता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह बिहेव कर सकता है गाइस, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह, हाँ, किसकी तरह बिहेव कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक है, ओनली। बट अगर हमारे पास, जैसे एग्जांपल ले लूं H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप लोग जानते हो, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, जिसको नहीं पता वो पता कर लो, राइट, -1। तो अब देखो ये हमारे पास -1 ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीजन का लोअर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है। H2O2 H2O में चेंज होता है और O2 में भी चेंज होता है। तो जब ये H2O में चेंज होगा तो -1 से किस पे जाएगा, -2, तो खुद का हो रहा है रिडक्शन, तो इस टाइम ये बिहेव करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब -1 से 0 में जाएगा तो खुद का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो इस टाइम ये बिहेव करता है रिड्यूसिंग एजेंट। ये जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है। तो H2O2 एक ऐसी स्पीसीज है जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकती है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकती है। तो कब कर सकती है, व्हेन इट इज प्रेजेंट इन इट्स इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, अब आप ऑप्शन चेक करिए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, पहले मैं बी ऑप्शन चेक करता हूं। बी है H2SO4, H2SO4। तो आप देखिए सल्फर +6 में है, यहाँ पे है कि नहीं, +6 मैक्सिमम है यार सल्फर का, +6 मैक्स। तो ये तो खुद का सिर्फ रिडक्शन कर सकता है, अगर खुद को रिड्यूस कर सकता है तो इट कैन ओनली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉट रिड्यूसिंग। गलत हो गया, ठीक है। HNO3 आपको मैंने बता ही दिया, HNO3 मैंने बता दिया आपको +5 है, ठीक है, +5 में है तो ये रिड्यूस कर सकता है, तो फिर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा, ठीक है। और बात आती है HNO2, तो HNO2 का आंसर आ सकता है हमारा 1 + x - 4। तो यहाँ पे नाइट्रोजन हमारे पास 3 में है, हाँ, तो ये इंटरमीडिएट स्टेज है, ये ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, रिडक्शन भी कर सकता है, मतलब दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। अब आप बात करो हमारे पास Na2O, ठीक है, तो सोडियम तो कुछ नहीं कर पाएगा, +1 में रहेगा हमेशा हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो है -2 में, तो -2 ऑक्सीजन का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, मिनिमम, तो यहाँ भी मिनिमम में है, इंटरमीडिएट नहीं है। तो ये क्या कर सकता है, मिनिमम से अपना ऑक्सीडेशन कर सकता है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है ये भी, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया, HNO2। तो गाइस क्या लगता है आपको कि आपको ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना चाहिए क्या पेपर में, ठीक है। अब आप देखो, हम सिर्फ क्वेश्चंस ये NTA का ही पेपर सॉल्व नहीं कर, इसकी तरह के जितने क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे वो हम सारे क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और इतने बार पेपर हो रहा है तो कहाँ से क्वेश्चन ढूंढेंगे यार, क्वेश्चन का तो कॉन्सेप्ट तो रिपीट होगा ही होगा, आप मान के चलो, ठीक है। तो जो बच्चे यार NTA का पेपर वो मतलब छोड़ रहे हैं, स्पेसिफिकली मेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस का लेवल अप हुआ है। आप देखिए केमिस्ट्री का पेपर आप कंपेयर करोगे 2015, 16, 17 का पेपर और अभी का पेपर, काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। हर अच्छा क्वेश्चन आता है, मतलब ऑर्गेनिक में तो देखना वो, और जेईई एडवांस तक का लेवल टच करने लग गए हैं। मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, सही बात बोल रहा हूँ, ठीक है। नीट के लिए यू मे स्किप, बट स्टिल पिछले साल काफ़ी ईजी आया था पेपर, ठीक है, 720 में से 720 ला रहे हैं बच्चे, तो इस बार तो इम्प्रूव होगा लेवल उसका भी, ठीक है। तो इस तरह से दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ फ्रॉम दीज NTA पेपर्स, राइट। कुछ और क्वेश्चंस है हमारे पास, उन सारे क्वेश्चंस को अपन इस वीडियो 1 में डिस्कस करेंगे। हमारे पास वीडियो 2 भी आएगा रेडॉक्स का, तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ। नाउ गाइस सी दिस क्वेश्चन, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द रेडॉक्स रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा रेडॉक्स है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, सबका आंसर आना चाहिए इसका। तो रेडॉक्स क्या होता है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। तो चेक करो यार, यहाँ पे Cl2 है -0 में ना, तो वहाँ पे जा रहा है -1 में, और वहाँ पे जा रहा है 1 - 2 -1 + x +1 में। तो हाँ, ए ऑप्शन में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर डिस्प्रपोर्शनेट रेडॉक्स रिएक्शन कर रहा है क्लोरीन, ठीक है।
ये हमारे पास जा रहा है 0 से -1 में और +1 में, -0 से -1 और +1 में, ठीक है, समझ आ गया। तो ये तो है हमारे पास रिडॉक्स, यही आंसर आ जाएगा इसका। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, नहीं, अगर O2 से O3 बनाओगे तो ऑक्सीडेशन नंबर में तो चेंज ही नहीं होगा, 0 0 रहेगा, ठीक है। रिएक्शन ऑफ, इसको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, इसको भी अगर आप चेक करोगे तो देखना आप पाओगे कि ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। रिएक्शन ऑफ H2SO4 विद NaOH, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है, आप देख सकते हो उस पर चेंज ही नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ एक में चेंज आएगा, देख सकते हो आप Cl2 वहाँ पे -1 था, सॉरी 0 था, फिर -1 हुआ, फिर +1 हुआ, डिस्प्रोपोर्शनेशन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन इज अ एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। सो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस? राइट आंसर इज ए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तो ये भी टाइम पास क्वेश्चन है, ठीक है। अ रिडॉक्स रिएक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व्स चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अ चेंज इन फेज, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स, फॉर्मेशन ऑफ आयंस। अरे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ऑक्सीडेशन नंबर ही चेंज नहीं होगा तो फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा कैसे, ठीक है। चेंज इन फेज ज़रूरी नहीं है, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, अरे प्रोटॉन का थोड़ी होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ आयन, हाँ हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है हमेशा हो, ठीक है। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन। अरे ऑक्सीडेशन मतलब इंक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन मतलब डिक्रीज होगा, वो तो हमेशा ही होगा ना, ठीक है। तो ए आंसर, तो टाइम पास क्वेश्चन था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइस नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नेक्स्ट। ओके, सो एज यू कैन सी दिस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, सो दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन, राइट, बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द कॉन्सेप्ट, सो आई थिंक यू गाइस कैन डू इट। Okay, so see what is the question. Question is 0.1 molar KMnO4. This is what given for us. 0.1 molar KMnO4 is used for the following titration. Okay, what volume of the solution in ml is required? So they are saying कि what volume of KMnO4 is required to react with 0.158 gram of 1.58 gram of Na2S2O3. Okay, right. So theme of the question is equivalent of KMnO4. That is what we are going to do. Equivalent of KMnO4 is equal to equivalent of Na2S2O3. Right. So this is what we have to do. Right. Now see, equivalent means now molarity of KMnO4 is given. So I will use this formula of equivalent, molarity into volume into valency factor, or what is given to for me for Na2S2O3। एक बात बता दूं, इसका नाम है हाइपो, इसको बोलते हैं अपन हाइपो, इसका मास दे रखा है ना, तो इसके लिए अपन मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर लगा लेंगे 0.158 डिवाइड बाय इसका जो हमारे पास गाइस जो मोलर मास होता है वो होता है 158, डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है, बट इसका भी अपने को वैलेंसी फैक्टर चाहिए। अब देखो कहां से हमारे पास वैलेंसी फैक्टर होगा, कहां से आएगा हमारे पास वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो आप इस यहां पे देखना, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप पे बहुत ज्यादा मेहरबानी करके रखी है, क्या है, आपको रिएक्शन दे रखा है यार S2, मतलब एग्जामिनर नहीं चाहता कि आप लोग याद रखो, मतलब रिएक्शन दे दिया, काफी अच्छा कर दिया, MnO4 माइनस प्लस, ठीक है, कुछ भी दे रखा है H2O से तो अपने लेना देना नहीं है कुछ भी, बट ओके, MnO2 प्लस SO4 2 माइनस और OH माइनस, रिएक्शन दे रखा है। इसका मतलब अब हमें वैलेंसी फैक्टर रिएक्शन से निकाल सकते हैं ना अपन। देखो ये तो KMnO4 है बेसिक मीडियम में OH माइनस, तो ऐसे ही अपने को पता है कि क्या होता है, हमारे पास स्लाइटली बेसिक हो सकता है, उसमें तो 3 होता है, और अल्कलाइन नॉन स्ट्रांगली बेसिक में 1 होता है, बट हम निकालेंगे इसके अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पे हमारे पास है +7, यहाँ पे +4, बताओ यार चेंज कितने का हुआ, चेंज हुआ ना 3 का हुआ ना चेंज, तो इसका वैलेंसी फैक्टर आ गया 3 × 1, 3 क्योंकि एटम कितने मैंगनीज के 1, तो चेंज आ गया 3 का और एटम से 1, तो वैलेंसी फैक्टर आ गया KMnO4 का 1, निकल गया आंसर। अब हमें चाहिए किसका, S2O3 2 माइनस का, चाहे आप इसको Na2S2O3 लिख दो या S2, बात तो सेम है क्योंकि यही स्पीशीज रिएक्ट कर रही है ना। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 2x - 6 = -2, so 2x = 4, x = +2, तो यहाँ पे आया सल्फर का +2, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, x - 8 = -2, तो x = +6, यहाँ आया +6। कितने का चेंज आया दोस्तों, इसका वैलेंसी फैक्टर चाहिए मेरे को, कितने का चेंज आया बोलिए, 4, 6 - 2 4, और कितने एटम्स के लिए चेंज है, 2 एटम के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 है मेरे पास, राइट, यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर आ गया 8, बस क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। देखो आपको आसान लग रहा है मेरे क्वेश्चन में, मोलैरिटी अपने को गिवन है 0.1, वॉल्यूम चाहिए, किसमें पूछ रहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम पे पूछ रहा है हमसे
ml में, ठीक है, निकाल लेंगे। वैलेंसी फैक्टर कितना है KMnO4 का 3, ठीक है ना, और हमारे पास यहां से कितना आ गया 0.001 ओके इनटू इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है मेरे पास, इसका वैलेंसी फैक्टर आया 8, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना गाइस। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा हमारे पास 3v इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे पास 0.08, लिख सकता हूं ना, 1/1000 1/10, तो 100 बचेगा तो 0.08, तो यहां से v आ जाएगा 8/3, 100 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही है ना, 80/3 लीटर आना चाहिए था, ये बन जाएगा ऊपर जाके ml, ठीक है 1000, सो 80/3 हमारे पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, मतलब 26.6, तो कैसा कोई ऑप्शन है 26.6, हाँ 20.6.6 मींस 20.7, राइट, सो अप्रोक्सीमेटली 26.7 ml इज द राइट आंसर। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया। तो देखिए क्वेश्चंस बहुत आसान है, अगर आपका फंडामेंटल्स पता है तो आपके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। अब हमारे पास इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, फिर हमारे पास टॉपिक 1 इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे बेस पे जो क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन करता हूं आपके साथ। तो नाउ गाइस, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। सो यू कैन सी द क्वेश्चन, 1 mole of N2H4 loses 10 moles of electron to form new compound Y. Assuming that all the nitrogen appears in the new compound, what is the oxidation state of nitrogen in Y? There is no change in oxidation state of hydrogen. Okay, so basically, okay, N2H4 changes to some compound Y. Okay, and there is a loss of 10 moles of electron. 10 electron are being lost. Okay, let me tell you guys, basically whatever is the electron being lost, that is basically valency factor, है ना, that is basically the valency factor. So they are saying, अरे suppose see like Zn convert into Zn2 plus, 2 electron change. What is the valency factor for Zn? It will comes out to be 2. So basically valency factor means electron transferred. So valency factor is given to you 10. Now you have to think that how valency factor will comes out to be 10. So here what is the oxidation number? 2x plus 4 equal to 0. So this is minus 2. So now if you want valency factor to be 10, so change in oxidation state. So that is x. Let's say here oxidation state is, let's say x. X minus minus 2 means plus 2. Change in oxidation state into atomicity, that is 2. So we have 10 valency factor. So that is x plus 2 into 2, so that is 5x plus 2. So x has to be 3 guys, x has to be plus 3. So here oxidation number has to be plus 3, then only what is changed, 3 minus minus 2, not 1. This is minus 2 no already, so 3 minus minus 2, so 5 into 2 10. So only in that case your valency factor will come out to be 10. So electron transferred, simply see right now, so here they are asking this oxidation number, sometimes they ask how many electron transferred. So electron transferred if they ask, so it means they are asking for valency factor, right? So guys, I hope this video helped you a lot in this particular section. So thank you very much, and if you like the content of this channel, do subscribe and share this channel with your friends. Thank you very much. We are done for today.